किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिल्ड एसी स्टूडियो में भी मुझे इस पंखे की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आप जानते हैं बाहर की इतनी गर्मी है कि इस एसी स्टूडियो में भी पसीने रुक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तो आएंगे आपसे मिलने के लिए हर मंगलवार और गुरुवार को, वादा है हमारा। अब मौसम कुछ हो, परिस्थितियां कैसी ही हो, आपसे मिलना है तो फिर मिलना है। सच की बात कहनी है तो कहनी है। झूठ बोलकर तो मैं भी दरिया पार कर जाता, सच बोलने की आदत ने मुझको डुबो दिया। अब डूबना मंजूर है, लेकिन सच से वास्ता छोड़ेंगे नहीं, उसका दामन छोड़ेंगे नहीं। और आप जानते ही हैं, तो फिर आजकल क्या है चर्चा। हम और आप या आप अपने दोस्तों से या परिवार वालों से जब मिलते हैं तो पहली जो लाइन है वो यही, बहुत गर्मी है भाई, बहुत तपिश है, बहुत उलझन है, बहुत पसीना है। इस गर्मी ने जीना दूभर कर दिया है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और ये तो छुट्टियों का मौसम है ना, ऐसे में हम सोचते हैं कि चलिए भाई घर वालों के साथ निकलते हैं, परिवार वालों के साथ निकलते हैं और पहाड़ों पे चले जाते हैं। अब नैनीताल जाते हैं तो वहां लू चल रही है। हिमाचल में पारा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जम्मू कश्मीर का भी कमोवेश बुरा हाल है। 40 डिग्री, आप सोचिए पहाड़ों पे 40 डिग्री पार का जो तापमान हम नोट कर पा रहे हैं वो आमादा है एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब हमें लगा कि भाई जब गर्मी हमारे और आपके जीवन में इतना असर डाल रही है, तो फिर आज गर्मी की बात करेंगे, उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जिसके लिए कहीं ना कहीं क्या जिम्मेदार हम ही हैं। तो फिर आज बात गर्मी की, तपिश की, उमस की, उलझन की, परेशानी की, खेती की, किसानी की और आपकी और हमारी, क्योंकि हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वॉक करिए भाई, सुबह वॉक करिए, शाम को वॉक करिए। वॉक कर पा रहे हैं आप? 30 मिनट घर से बाहर निकलना या सोसाइटी पार्क में जाकर वॉक करना बड़ा टास्क है। और उस वॉक करने के दौरान कई लोग बेहोश हो जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है। एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था तो यह देखने में आ रहा है जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां 40% ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया है और दिनों के हिसाब से, यानी दूसरे मौसम के हिसाब से। जब उल्टी से परेशान है लोग, डिसेंट्री से परेशान है, दस्त से परेशान है, और ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। लेकिन आपकी परेशानी को हम समझते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरें दिखाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है सिर्फ आपसे जुड़ी हुई खबरों को आप तक पहुंचाना। तो ये बहुत प्रासंगिक विषय मुझे लगा कि आज इस गर्मी पे बात होनी चाहिए। इस गर्मी की जड़ तक पहुंचेंगे और कुछ उपाय आपको बताएंगे कि जिससे आप इस गर्मी में खुद को बचा सकते हैं। तो बिना देर किए हवा करते हुए या एसी स्टार्ट कर दीजिए, पंखा चला लीजिए, लेकिन अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ मेरे लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। पसीने की बूंदें ज्यादा ना आ जाए उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर अति विशिष्ट मेहमानों का बेहद खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा जो बताएगा आपको कि इस गर्मी से कैसे बचना है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। देश में बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारे ने इस साल सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। गर्मी हर एक दिन नया रिकॉर्ड बनाने पर आमदा है। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कई इलाकों में तापमान ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। दिल्ली में सुबह से ही चलने वाली लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। 15 साल में जून का महीना इस बार जितना गर्म कभी नहीं रहा। दिन तो दिन में, रात में भी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ती तपिश, लू और पसीने ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। इस साल गर्मी के पुराने कई रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। इस साल उच्चतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगर बात करें 2023 की, तो जून में मैक्सिमम टेम्परेचर 41.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 2022 में 44.02 डिग्री, 2021 में 43 डिग्री और 2019 में 45.6 डिग्री दर्ज किया गया था। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से मौसम विभाग दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा और पंजाब के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर चुका है। लगातार बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी राहत नसीब नहीं है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मसूरी में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल जैसे पहाड़ी शहरों में भी लू चलने की वजह से सैलानी परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 6.7 डिग्री ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के कटरा में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू में पारा 44.3 डिग्री तक पहुंच गया। बढ़ती हुई गर्मी ने किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान हो या घर में किचन गार्डन लगाने वाले लोग, सब परेशान हैं। गर्मी अधिक पड़ने और तेज लू चलने के कारण बेल व लता वर्गीय पौधों के फूल, फल और परागण झड़ने लगते हैं, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की रिपोर्ट बताती है कि भीषण गर्मी के दिनों में गैर गरीब किसानों के मुकाबले गरीब किसान परिवारों की आमदनी में 2.4% का नुकसान होता है, जो उनकी फसलों से होने वाली आय का 1.01% और गैर कृषि आय का 1.5% होता है। इतना ही नहीं, बढ़ती हुई गर्मी से लोगों की मौत की खबरें भी डराने वाली हैं। भीषण गर्मी और चढ़ते पारे ने बिजली की मांग भी बढ़ा दी है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार बिजली की मांग 8,500 मेगावाट के पार पहुंच गई है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में इस भीषण गर्मी से बचने के उपाय और खुद को स्वस्थ रखने की चर्चा करेंगे। साथ ही किसान किस तरीके से बढ़ती हुई गर्मी में अपनी फसलों को बचा सकते हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो चलिए इस आग बरसती गर्मी के मौसम में कुछ चंद राहत की बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस गर्मी से हम कब निजात पाने वाले हैं और ठंडी बौछारें कब आपके जीवन में सुकून देंगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार जुड़ रहे हैं। और संजय जी, स्वागत आपको, बताएंगे कैसे आपको इस मौसम में खुद को स्वस्थ रखना है। डॉक्टर दुष्मंता राजन पटनायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं मौसम विभाग से। मौसम की हर खबर आज इन्हीं से हमको मिलनी है। डॉक्टर अनंता वशिष्ठ मेरे साथ जुड़ रही हैं IARI से। किसान भाइयों के हर सवाल का जवाब आज मैम ही हमको देंगी। विमलेंद्र कुमार झा पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बताएंगे पर्यावरण की कौन सी नाराजगी है जिसका असर हम पर इस तरह से पड़ रहा है। सबसे पहले डॉक्टर दुष्मंता सर, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ये कौन से रिकॉर्ड हैं जो अभी बनना बाकी हैं? गर्मी चाहती क्या है? मौसम के जो क्लूज हैं, संकेत हैं, वो क्या इशारा करते हैं? सर, कब तक इसी तरह हमको पसीने में तरबतर होना होगा? नमस्कार। आपने जैसे बताया गर्मी का ये मई महीना या जून महीना, ये हम ज़्यादातर गर्मी तो होता ही है, लेकिन जैसा कि हमने देखा गया कि पिछले कुछ सालों में ज़्यादा गर्मी बढ़ रहा है और हीट वेव का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका कारण अगर हम देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन आप सब जो परिचित है ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा टेम्परेचर है कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, जो तापमान है ग्लोबल भी बढ़ रहा है और हमारा इंडिया के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया 1991 के आसपास, उसके बाद कंटिन्यूसली टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। उसी का प्रभाव देखते कारण हमारा जो हीट वेव है उसके इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, जो दिन कितना दिन ज़्यादा रहेगा एंड कितना इंटेंस होगा, मतलब टेम्परेचर का परिमाण ज़्यादा, वो सब चीज़ बहुत बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी है एंड हमारा रीजनल इम्पैक्ट जो बोलते हैं हम इंडिया के ऊपर भी वही देखा गया है। लेकिन हर साल सेम नहीं रहता। जैसे कि इस बार आपका जून महीने हो गया 20-21 तारीख तक भी काफ़ी एरिया में हमारा हीट वेव रहा। ये ऐसा हर साल नहीं होता है। इसका बहुत सारे कारण जो हम जो बोलते हैं 1 महीना 2 महीने, 1 सीजन 2 सीजन में जो वेरिएशन है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि इस बार मानसून हम ठीक तरह से आया नहीं, तो मानसून अभी तक 19 दिन जो है 31 मई के बाद लगभग 19 जून तक 20 दिन तक मानसून स्टेगनेट हो गया बोलते थे, आगे बढ़ नहीं पाया। तो उसके कारण क्या हुआ है, जब जो हीट वेव होता है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो उत्तर पश्चिम की तरफ से गर्म हवा आता है, तो पूरा हमारा नॉर्थ वेस्ट भारत, मध्य भारत और उधर पूर्व भारत जो कोस्टल एरिया है, उस सारे एरिया में काफ़ी दिन तक हीट वेव का प्रभाव पड़ा। ये सर, अभी तक हमने देखा है दिन तो गर्म हुआ करते थे, लेकिन रात में भी लू चल रही है सर।
10, 11, 12, 1, 2, 3 आप किसी समय रात में बाहर निकल जाइए, गर्म हवा छोड़ती नहीं है। ये मौसम पिछली बार तो नहीं था सर, जहां तक मुझे याद है। हाँ, ये देखो, जो नाइट का दिन का तापमान जो होता है उसको हीट वेव के ऊपर से हम करते हैं, लेकिन जो रात में भी क्या होता है, रात में जो है वार्म नाइट बोल रहे हो, तो रात का गर्मी भी बहुत है। कारण अगर जितना रेडिएशन आएगा वो अगर रेडिएशन कूलिंग नहीं हो पाएगा, अगर हीट ऊपर नहीं चला जाएगा तो रात में भी वो गर्मी बना रहता है। इसलिए वो हीट जो है ट्रैप हो गया मतलब इसमें, जिसके कारण नाइट में भी राहत नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, झा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, ये ग्लोबल वार्मिंग हो, जलवायु परिवर्तन हो, मौसम की मार हो, ये कई टर्म्स हम सालों से सुनते आ रहे हैं। सर भी कह रहे हैं कि हर साल ये पारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम ढीठ हैं सर। हम किसी तरह का कोई बदलाव करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना किसी तरह के कोई एफर्ट्स कर रहे हैं। जब जान चली जाएगी तभी मानेंगे हम लोग। वैसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के बहाने हम बहुत बार अपनी जो सूझबूझ है उसको हम दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो एक नेचुरल कॉज नहीं है, वो भी एक मैन मेड कॉज है। बहुत बार हम कहते हैं कि एक अप्राकृतिक कारणों से ये हुआ है। वो अप्राकृतिक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी और के करने से हुआ है, ये हम सबों के करने से हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो हीट वेव जो है, जितनी भी बातें डॉक्टर साहब ने कही और बाकी चीजें, तो जितने भी रिसर्च अभी तक हुए हैं उसमें यही कहा गया है कि इसका जो कॉज है, जितने भी कॉजेज हीट वेव के हम देखा है हमने, वो लार्जली जो है जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन लाइफस्टाइल है, चाहे वो भारत का हो, भारत के आसपास का हो। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे इलाके में, पूरे के पूरे धरती में जो है वो वार्मिंग हो रहा है। उसका इंपैक्ट अलग अलग एरियाज में अलग अलग होगा। हीट वेव जो है, जैसे कि आपने बताया कि देहरादून का जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा, लंदन का टेम्परेचर जो वो है वो अलग होगा, और दिल्ली का टेम्परेचर वो अलग होगा। लेकिन वो समझ बनानी बहुत आवश्यक है कि ये हीट वेव ऐसा नहीं है कि एकाएक आया है और इतना अचंभा होने की आवश्यकता है। हमने बहुत मेहनत करके हम हीट वेव को आमंत्रित किया है हमने, और हम इसको एक रेगुलर एक फेनोमेना बना दिया है हमने। अब ये ऐसा मानना बहुत आवश्यक है कि ये पिछले साल अगर हीट वेव आया, इस साल तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, और कोई भरोसा नहीं है कि अगले साल हो सकता है कितने और सालों का रिकॉर्ड टूटे। तो अगर हीट वेव एक नई रियलिटी है, एक न्यू फेनोमेना है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना, और साथ ही साथ तर्क संगत, एक सिस्टेमिक, एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कलेक्टिव एक प्लान बनाना, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो कि मैं अपने हीट वेव को कैसे कॉम्बैट करूं, कैसे अडेप्ट करूं, कैसे मिटिगेट करूं। उसी तरह समाज के तौर पे, जैसे अभी हम चर्चा में बहुत सारी बातें करेंगे कि इसका असर किसके ऊपर पड़ता है। इसका असर, जैसे आपने कहा अपने शुरुआती बोल में कि कितने लोग अस्पताल में हैं, तो पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, इकोनॉमिक किल्लत, अर्थशास्त्र की किल्लत, एग्रीकल्चरल लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड, डॉक्टर साहब हैं वो बताएंगे, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, बहुत सारे आयाम हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिवली समझें, क्योंकि ये खतरे का एक रेड साइन है जिसको हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कल बारिश हुई है दिल्ली में। लेकिन झा साहब, इस एनवायरनमेंट को लेके जो सेंस डेवलप होनी चाहिए या उसके लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए, वो तो सर हम बड़े बड़े लेवल पे देखते हैं। कॉप जैसे संस्थान हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े शिविर हो रहे हैं, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, संगोष्ठी हो रही है, गोष्ठी हो रही है, पिकनिक होती है क्या साहब? उसमें कुछ निकलता नहीं है क्या सर? ये देखिए, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण आध्यात्म की चीज सिर्फ नहीं रही। आप आध्यात्मिक तौर पे एक सोशल गैदरिंग, एक कॉफी समोसा पार्टी बन के रह गया है। बहुत सारी चर्चाएं, पहले हम कहते थे कि ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, किसी जगह पे होगा। आप पर्यावरण जो है, आज गर्मी आपको खुद महसूस हो रही है, वायु प्रदूषण आपको खुद महसूस हो रहा है। थियोरेटिकली हम बात नहीं कर रहे हैं कि इसके कारण समुद्र का असर बढ़ेगा। अभी आप ड्राउट हो या फ्लैश फ्लड हो, पिछले एक हफ्ते में आप देखिए सिक्किम में क्या हाल हुआ है। सही बात है। आप देखिए कि लद्दाख में जो है जून में जो है बर्फबारी हुई है, कश्मीर और बहुत सारे इलाकों में। तो क्लाइमेट चेंज एक डिस्टेंट रियलिटी नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, एक आध्यात्मिक की चीज नहीं है। और सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से या फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप सोचेंगे कि आप पेड़ लगा लेंगे और पर्यावरण को बचा लेंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, समाज हो, गैर सरकारी संस्थान हो, या फिर सरकार भी हो। सरकार की भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है, सरकारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है कि हम कैसे एक देश को, एक समाज को इसके लिए प्रिपेयर करें और इसको कम करें आगे आने वाले वर्षों में। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अनंता वशिष्ठ भी हैं। डॉक्टर अनंता, असल में इस गर्मी का असर सब पे पड़ रहा है, लेकिन मेरे किसान भाई जो इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं,
वो ये जानना चाहते हैं भाई हम कैसे इस गर्मी से बचें, क्योंकि कई फसलें हैं जो लगातार बर्बाद होने के कगार पे हैं या बर्बाद हो चुकी हैं, खासकर सब्जियां, और जो किचन गार्डन में लोग फल सब्जियां उगा रहे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। मैम ये बड़ा नुकसान है, किसान कैसे बचेंगे? जी, जैसे कि अभी मई जून में अभी डॉक्टर पटनायक सर ने भी बताया कि हीट वेव आती है, और हीट वेव जनरली क्या होती है कि एक गर्म और शुष्क हवा होती है जी। और जब तापमान जो है आपका 4 डिग्री से 6 डिग्री के बीच चला जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो ये आपकी जो है गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये शुष्क और गर्म हवा होती है, तो जब ये आपके खेतों में जाती है, फसलों के ऊपर जाती है, तो ये वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा देती है, अच्छा। वहाँ से नमी को ले जाती है। और जैसे कि अभी हमारे उत्तर भारत में जो मुख्य फसलें होती है वो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, और सब्जी वर्गीय फसलें जो है वो तापमान के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं। अगर थोड़ा सा भी तापमान उनको अनुकूल नहीं मिला तो उनकी पैदावार या गुणवत्ता पे कमी आ जाती है। और जैसे कि अभी हमने देखा ही है कि जो तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री 6 डिग्री इवन उससे भी ज़्यादा आपका गया है, तो इसका काफ़ी बुरा असर जो है हमारी सब्जी वर्गीय फसलों पे पड़ा है। लेकिन अगर जैसे मैं किसान भाई बहनें अपना थोड़ा सा उपाय कर ले, प्रबंधन उसमें समय रहते कर ले, तो उस बुरे प्रभाव से आप इससे बच सकते हैं। लेकिन मैम मौसम तो वर्स्ट होगा ये तो हम मान के बैठे हैं, लेकिन इस भीषण मौसम से, इस बदलते हुए मौसम से हम कैसे सब्जियों को, कैसे अपनी खेती को बचाएं? क्या इसके लिए किसी प्लान बी की तैयारी हो रही है, या किसान भाई उतने समझ के साथ अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं जो समझ पाएं कि अगर मौसम ऐसा भी हुआ तो हम इस तरीके से अपने नुकसान को बचा सकते हैं? क्या उस तरह की समझ डेवलप हो गई है मैम? जी, जैसे कि हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हम जैसे फार्मर्स अवेयरनेस करते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं इस बारे में। और जैसे कि मैंने कहा कि वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, नमी मॉइस्चर कम हो जाता है, तो इसका एक सरल उपाय होता है, हम जैसे टपक विधि या छिड़काव विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन से आप फसलों का समय समय पर उनका जो है सिंचाई करें। फ्लड इरिगेशन बिल्कुल मत करें। जैसे भी अभी कई किसान भाई बहन जो है अपने खेतों में फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। फ्लड मीन्स खेतों को पानी से भर देते हैं, इससे जो है उनका खेतों में नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसे आपका तापमान बढ़ ही रहा है, सामान्य से 6-7 डिग्री ज़्यादा जा रहा है, और अगर आपका खेत में पानी भरा हुआ है तो वो फसल को, उसका तापमान और बढ़ जाएगा और आपका फसल में नुकसान, फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। साथ ही जैसे सिंचाई कब करें उसका भी समय, ऐसे नहीं कि आप दिन में उसमें सिंचाई कर रहे हैं, वो समय आपको सुबह जो है आपको सुबह करना है, 10 बजे से पहले पहले आप उसमें सिंचाई कर लें, या फिर रात को आप सिंचाई करें, दिन के दफे बिल्कुल सिंचाई ना करें। इसके अलावा जैसे और भी उपाय हैं, अगर आपका नर्सरी है या आपने जैसे कहा कि किचन गार्डन है, तो उसमें भी आप उनको सेट करके रख सकते हैं, और जो भी आप नेट या डाल रहे हैं उसमें कलर का जरूर ध्यान रखिए। अच्छा। ये नहीं कि आप काले रंग के जो नेट है उससे, नेट या जाला जो कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, जाला से ना ढकिए, क्योंकि काले रंग के अगर आपने रख दिया तो वो जो है तापमान को ज्यादा अवशोषित करता है। कौन सा रंग इस्तेमाल करें? आप जैसे आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, हरे रंग का, अगर हरा उपलब्ध ना हो तो आप सफेद रंग का प्रयोग कर प्रायोरिटी सकते पे हैं। हरा रंग है, प्रायोरिटी पे आप हरे रंग का रख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रही खेती किसानी की बात, लेकिन हमारे स्वास्थ्य की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गर्मी ने ऐसा अटैक हमारे स्वास्थ्य पे किया है जिससे बच पाना मुश्किल है। डॉक्टर संजय मेरे साथ हैं। डॉक्टर संजय, किस तरह की पेशेंट्स लगातार आपके पास इन दिनों ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें उनको हो रही हैं, और गर्मी से कितना बुरा हाल बीमारी को लेकर पेशेंट्स का हो रहा है? देखिए, इस बार जो गर्मी का जो कहर हुआ है हमारे ऊपर पूरे भारत में ही, और आप देखेंगे कि बहुत सारे केसेस जो हैं यंग या हो या एल्डरली हो या प्रेग्नेंट फीमेल हो या बहुत छोटे, या फिर जो जिनके पास घर नहीं है, इस तरह के लोग, बहुत ज़्यादा केसेस हमारे एकदम से बढ़ गए हैं पूरे हॉस्पिटल्स में ऑल ओवर द इंडिया, और केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, साथ साथ में डेथ भी काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर दिल्ली की ही बात करें हम लोग तो 821 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड हैं, और 117 डेथ्स दिल्ली में रिपोर्टेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जरूरत से ज़्यादा। दिल्ली की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ दिल्ली की बात करें। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 40,000 से भी ज़्यादा केसेस 6 दिन पहले का था, अभी तो उससे भी ज़्यादा अभी केसेस हो गए हैं। ये मरने वालों की संख्या आप बता रहे हैं? नहीं, ये टोटल ओवरऑल जो अच्छा सस्पेक्टेड केसेस हैं हीट स्ट्रोक के। हैं। तो इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, खास करके जो ब्रॉड डेड केसेस आ रहे हैं वो खास करके आ रहे हैं जो होमलेस लोग हैं या वेगाबॉन्ड है, जिनके पास घर नहीं है, इस तरह के लोग ब्रॉड डेड करके बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अनएक्सप्लेन डेथ्स करके काफ़ी आ रहे हैं, जो पहले से बीमार हैं उनको अनएक्सप्लेन डेथ्स करके एकदम से
हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ्स हो जा रही हैं। इस तरह के केसेस बहुत हमारे हॉस्पिटल्स में आ रही हैं। ठीक है, सभी खास सामान मेरे साथ बने हुए लगातार एक ब्रेक के लिए मुझको यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय इलाकों का जो बुरा हाल हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है और खुद को फिट रखने के लिए आप कौन से टिप्स आजमा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आज की चर्चा बहुत अहम है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो आज बात उस विषय की जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, लगातार बढ़ती तपिश और गर्मी में बहता पसीना, जिसकी अब हमें आदत से भी हो गई है और राहत कब मिलेगी यही आज हम और आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ सभी खास हमारे लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर दुष्मंता मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर दुष्मंता, असल में 2024 में पिछले 72 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इस तरह के आंकड़े हैं और जून का महीना तो बहुत ही गर्म है। सर, ये रिकॉर्ड टूटती हुई जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसके पीछे राहत की कोई तस्वीर, राहत का कोई संकेत, जब हम खासकर दिल्ली एनसीआर में या उत्तर भारत में लोग समझ पाए कि भाई अब मानसून की बारी हमारी आ गई है, सर कितने दिन और झेलना पड़ेगा सब कुछ ये? नहीं, आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं। पिछले 30 दिन से लगातार 22 मई 23 मई से लगातार हीट वेव का प्रकोप था सारे माने मध्य भाग, उत्तर भाग, पूर्व भाग में भी। सो धीरे धीरे जब हम आज 25 जून तक आ गए हैं तो मानसून जो है साइमल्टेनियस, अभी जो मानसून भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसके कारण अभी जो उत्तरी पहाड़ी भाग को छोड़ के, पहाड़ी राज्यों के छोड़ के उत्तर प्रदेश, हिमाचल, ये सब एरिया, सर कौन सी राहत मिली मुझे बताइए सर, हम तो बहुत परेशान है सर। नहीं देखिए, अभी तो मानसून धीरे आने वाला है, तो अभी हम दिल्ली अगर एनसीआर रीजन देखेंगे तो 28-29 को मानसून अराइव करने के लिए हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई सिस्टम बारिश के कारण, तो इसलिए टेम्परेचर में कमी आएगा। तो अभी भी आप कह रहे हैं दिल्ली में 28 से 29 में बारिश हो जाएगी, मानसून आ जाएगा? हाँ, वही हमारा अनुमान है, 28-29 में मानसून आने का, बारिश भी होने का। इतना डिले क्यों हो गया सर? नहीं देखिए, अभी ये दिल्ली में मानसून जो है वही टाइम में आता है, दिल्ली में डिले नहीं हुआ है। दिल्ली जो नॉर्मल मानसून ऑनसेट डेट है वही 28 जून आसपास वही नॉर्मल ऑनसेट है। लेकिन क्या होता है कि कुछ साल में जो मानसून जो केरल में, अभी केरल में 30 मई को आ गया था, नॉर्मल से 1-2 दिन पहले भी मान लिया जाए, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोग्रेस होता है, जो जून महीना जो मानसून का प्रोग्रेस होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। इस बार जैसे कि धीरे धीरे हुआ, अभी भी जो वेस्ट बंगाल उसी के एरिया में अभी भी मानसून आया नहीं। सर धीरे धीरे में तो हमारी जान निकल जाएगी सर। तो यही तो सर, ये जो इंटरेक्शन है, तो मानसून जो रैपिड प्रोग्रेस होता है, कभी कभी स्लो प्रोग्रेस होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स में है, डिपेंड करता है। जैसे कि MJO एक ऑसिलेशन है जो कि मानसून को आगे ले जाता है जल्दी। 2013 में आपने याद किया रखा हुआ, उत्तराखंड में जून 12-13 में बहुत बारिश हो गया, सारे मानसून कवर हो गया 16 जून तक। बट ऐसा स्थिति हर साल में नहीं होता है। MJO वाज एक्टिव दैट टाइम। अभी क्या है, ये MJO नहीं है, सिस्टम कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है वो भी थोड़ा सा कमी है, जिसके कारण नॉर्थ में थोड़ा बारिश होता था। 6-7 जून को एक WD के कारण थोड़ा सा बारिश हुआ तो टेम्परेचर कूल हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ। तो इसके ये हर साल में इसका वेरिएशन होता है। तो इस बार जैसा जून में बहुत एक्सटेंड हो गया, ये मानसून का प्रोग्रेस भी स्लो हो गया, WD नहीं हो पाया, कोई MJO एक्टिव नहीं है, कोई सिनॉप्टिक सिस्टम बे में फॉर्म नहीं हुआ। ये सारे का क्यूमुलेटिव सब्सिडियाँ जो एयर जो है नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसके कारण थोड़ा सा गर्मी जो है हमारा काफ़ी समय तक रहा। सर लोगों के मन में ये डर है कि 2024 इतना गर्म है तो अगला साल इससे भी ज्यादा गर्म होगा। क्या ऐसा ही होगा या कोई राहत भी मिल सकती है? क्या ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं?
नहीं, ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं। जैसे 1 साल 2 साल का वेरिएशन में हम इतना नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए हम जब क्लाइमेट चेंज का बात करते हैं तो हम 30 इयर्स का देखते हैं। 30 इयर्स में धीरे धीरे क्या होता है, तो वही धीरे धीरे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जैसे कि आपका जून में ये इफेक्ट दिख रहा है, हो सकता है अगले साल जून बहुत अच्छा हो जाए। नहीं सर, 15 मई से लू चलना शुरू हुई है सर, वो अभी तक चल रही है। यस, 15 मई से चल रहा है, वही तो पता है। वही ये साल अब जब जून का महीना ख़त्म हो जाएगा, जून का रिकॉर्ड हम जब बनाएंगे, हो सकता है बहुत सारे नया रिकॉर्ड भी मिलेगा। आप जैसा बता रहे हैं, तो अभी हम अभी महीने का इंतजार करते हैं एंड में, तो सारे जून, दूसरा जून के साथ हम कंपेयर भी करेंगे। लेकिन एक बात तो सही कि बहुत लंबा और बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वेव जो इस बार हुआ है, एंड वो मानसून का प्रोग्रेस नहीं होने का भी है। एंड बहुत जो आप लोगों ने क्या ऐसा अजम्पशंस पहले से किया होता, ऐसा अनुमान आपको था कि इस बार मई और जून जानलेवा हो जाएगी? नहीं, जो उत्तर पश्चिम में तो ज़्यादातर मानसून बारिश कम दिखाया था हमने। मानसून बारिश मतलब मानसून धीरे जाएगा, जब मानसून का बारिश कम हो जाता है दैट मीन उसका हीट वेव जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी है, उसका तो थोड़ा अनुमान हमने जून महीने के लिए किया था। लेकिन जो मानसून ऑनसेट का जो स्टैग्नेट हो जाता है 20 दिन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ता है कुछ जगह में, इस टाइप का आंकलन हम पहले से नहीं करते हैं। पहले से नहीं करते हैं, मीडियम रेंज में, मतलब 5-7 दिन से पहले हम ये सब सिनर्जी देख के बोलते हैं कि मानसून कितना आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मीडियम रेंज का टाइम। गर्मी इतनी खतरनाक है, ठंडियां भी क्या ऐसे ही होंगी, सर्दियां भी ऐसी होने वाली हैं? नहीं, ठंडियाँ तो अभी नहीं, लेकिन गर्मी के बाद बारिश अच्छा होता है, ये जनरल हमारा परसेप्शन हम देखा गया है। बहुत हीट वेव आने के बाद, हीट के बाद जब बारिश भी होता है तो अच्छा खासी बारिश होता है। 2009 मैं अगर एग्जांपल दूंगा, 2003 में भी हीट वेव बहुत हुआ था, 2005 में भी हीट वेव हुआ था, देन अभी 2015 में भी काफ़ी हीट वेव रिलेटेड डेथ हुआ था। लेकिन इस बार तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डेथ भी कितना है वो बाद में स्टैटिस्टिक बताएंगे। लेकिन कुछ ईयर में होता है, कंटिन्यूसली हर साल ऐसा नहीं होता है। इसलिए लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मैं देख रहा था कल जो 23 जून 2024 को 426 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, 10 साल पहले उसी डेट में ये 401 था, उससे 10 साल पहले 379 था। तो धीरे धीरे हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो बढ़ रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेशन है। मैन मेड का भी बहुत फैक्टर्स है जिसके कारण ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, झा साहब भी हमारे साथ हैं, पर्यावरण को अच्छे से समझा रहे हैं। झा साहब, जिस सेंसिटिविटी के साथ, जो संजीदगी हमें एनवायरनमेंट के लिए होनी चाहिए और जितना कृतज्ञ हमको उसका होना चाहिए, वो कृतज्ञता जाहिर करना तो दूर, हम तो एहसान फरामोश हो गए, हमें लग रहा है। हम संजीदगी से सारी चीजों को समझ ही नहीं रहे। हम सर अलार्म सिचुएशन जो है उसको पार कर गए हैं, या अभी अलार्म हुआ जा सकता है, या अभी स्थितियों को काबू में किया जा सकता है? वो थिन लाइन मेंटेन हो सकती है क्या सर अभी? वैसे तो बस निकल चुकी है। अच्छा। बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था, देयर इज नो प्लैनेट बी। कोई और अगर ग्रह होता तो शायद हम लोग सब लोग ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के दूसरे ग्रह पे चले जाते, शायद वहां पे स्थिति अच्छी होती। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, बल्कि इसी धरती पे रह करके, इसी देश में रह करके, अपने ही गांव में रह करके हमें इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जिंदगी है और इसको हमें वो तो हम चाहते ही नहीं है ना सर, वो तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं, लेकिन छोड़ देते हैं। जिस तरह का अलार्म, जिस तरह के वार्निंग्स हमें अभी मिल रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं कि जरूरी नहीं है कि अगले साल जो है मौसम ठीक हो जाए, क्योंकि इस साल मौसम खराब था। हाँ, आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्लाइमेट चेंज की भी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसकी वार्निंग्स जो असल में ये हमें निराशा वहां होती है कि ऐसे वार्निंग्स जो हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट हो, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो बार बार हमें कहते हैं कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी है, हीट वेव है। क्योंकि हम जब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, दो चीजें हैं। एक है इवेंट, जिसको हम कहते हैं कि घटनाएं होती हैं, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो गया या बाढ़ हो गई, और दूसरा है फेनोमेना। फेनोमेना में ये धीरे धीरे होता है, आप नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ऐसा ही होता है जी। 48 डिग्री टेम्परेचर 10 साल के बाद लगा कि हाँ इतना ही होता है, नॉर्मल ही है यहाँ का। तो हमें दोनों के ऊपर तैयारी करनी बहुत आवश्यक है कि हाँ, हम उन इवेंट्स के लिए हम क्या प्रिपेयर करें कि जिस तरह के फ्लैश फ्लड्स अगर आप देखें, पिछले साल 15 दिन के अंतराल में शिमला जैसे जगह में कभी बाढ़ आ रहा है और कभी पानी खत्म हो जा रहा है। हम दिल्ली जैसे जगह में ही आप देखिए, पिछले वर्ष जो है इसी समय, इसके थोड़ी समय बाद हम कह रहे थे कि पानी बहुत ज्यादा हो गया, बाढ़ की स्थिति बन गई थी। और इस साल जो है हम अभी 2
2 दिन के अंदर एक थोड़ी सी बारिश हुई और हर जगह पानी भी जम गया और अभी हीट वेव भी है। तो वो एक होलिस्टिक प्लानिंग की जो कमी है, और ये समझना कि ये दिस इज गोइंग टू स्टे, ये रहने वाला है, इसको सिर्फ आप एक एक्सेप्शन मत मानिए। कि सबसे बड़ी गलती हमारा तंत्र और हम लोग ये सोचते हैं कि ये इस बार हुआ है, अब नहीं होगा। आपको और कितने ट्रेलर देखने की जरूरत है कि फिल्म आपको नहीं दिखेगी? फिल्म दिखनी शुरू हो चुकी है, क्लाइमेट चेंज आ चुका है ऑलरेडी, इसका इम्पैक्ट। क्योंकि आज तो किसके भरोसे हम बैठे हैं सर? कौन आएगा वो जो जादू की छड़ी घुमाएगा और सब कुछ ठीक कर देगा? हम तो एसी ब्लास्ट हो रहे हैं सर। हम सबों को करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बाहर से कोई दूत नहीं आने वाले इस चीज को ठीक करने के लिए। जो मैंने कहा कि 3 लेवल पे इस पे काम करना बहुत आवश्यक है। एक है इंडिविजुअल लेवल पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, और दूसरा सामाजिक रूप से कलेक्टिवली समाज के रूप से हम क्या कर सकते हैं अपने पानी को बचाने के लिए, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, हम कैसे ये कॉन्क्रीट आइलैंड ना बनाएं। और तीसरा, एज सरकार हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए, हमारे कृषि के ऊपर हमारा क्या मॉडल होना चाहिए। क्योंकि जो चीज हम 10 साल पहले प्री क्लाइमेट चेंज इरा में हम जैसे जी रहे थे, जैसे हम खा रहे थे और जैसे अपने पानी का उपयोग कर रहे थे, वो हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखिए, हीट वेव इफेक्ट जो सबसे ज्यादा है वो गरीबों के ऊपर है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो अमीर तो पहाड़ पे भी शायद चले जाएं, ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, लेकिन गरीब जो है, वो जो किसान है, जो महिला है, जो वृद्ध है और जो बच्चे हैं, मोस्ट वल्नरेबल। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा गरीबों पे पड़ता है, और भारत में अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा गरीब जो है वो किसान है। तो इसके लिए एक समझ बनानी, एक निर्धारित समझ बनाना। अच्छा झा साहब, जितनी बातें आपने बताई, इसमें से कौन सी ऐसी नई बात है जो हम में से किसी को नहीं पता है? आप जानते हैं कक्षा दूसरी से ये सारी बातें तो मैं पढ़ते आ रहा हूं, मुझे अपना याद है सर। जितनी बातें आपने बोली वो एसे राइटिंग कंपटीशन में मैं लिख दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, मुझे यकीन है, लेकिन मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा सर। ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये जो माइंडसेट है, ये क्यों बदल नहीं रहा है? मुझे ये समझना है। वही है कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये आध्यात्म पर्यावरण जो है, पहले ऐसे के टॉपिक में हम लोग पेंटिंग बनाते थे और ऐसे लिखते थे और फिर कुछ कर देते थे 5 जून को या वाटर डे के दिन। अब जो है ये आध्यात्म का विषय नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है, ये आपको महसूस हो रहा है। हीट वेव किसी बाहरी मुल्क में नहीं हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। एयर पोल्यूशन से एस्थमा और कैंसर और बाकी चीजें किसी और को नहीं हो रही है, किताब में नहीं पढ़ रहे हैं आप, आपके घर में हो रहा है। हर तीसरा बच्चा अगर दिल्ली में एस्थमेटिक है, नॉर्थ इंडिया में अगर मतलब विश्व के 10 सबसे प्रदूषित अगर शहर हैं वो अगर नॉर्थ इंडिया में हैं, तो ये सारी रियलिटीज हैं। इन रियलिटीज को सिर्फ हम एक अपने आईएएस के एग्जाम के मामले बढ़ गए हैं सर। रिपोर्ट बताती है कि हर 9वां भारतीय कैंसर की जद में आ सकता है ड्यू टू एनवायरमेंट। सारा हम चीज तब भी नहीं सीख रहे। 2025 में कैंसर कैपिटल भारत घोषित हो जाएगा ड्यू टू एनवायरमेंट, फिर भी हम नहीं सीख रहे हैं। और वही चीज है उपाध्याय जी, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि डेथ सर्टिफिकेट के बारे में जो सर जो बात कर रहे थे भी, आज अभी तक ना डेथ सर्टिफिकेट जो होता है जब अस्पताल में कोई जाता है, बाकी अदरवाइज भी सर्टिफिकेट पे लिखा नहीं होता है कारण बहुत बार। एग्जैक्टली। तो अगर डेथ बाय क्लाइमेट अगर जोड़ा जाए, और ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारी स्टडीज, अभी 1 हफ्ते पहले आया था कि 1.5 लाख लोग बच्चे 5 साल के कम के बच्चे हर साल भारत में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। लैंसेट की रिपोर्ट है जो कहती है कि लगभग 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग हर वर्ष जो है वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। अगर रीजन फॉर डेथ, मृत्यु का कारण अगर पर्यावरण और वातावरण और ये एनवायरमेंट रिलेटेड हो जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा मौतें जो हैं उस कारण से हो रही है। इसलिए हमें समझ बनानी इंडिविजुअली, कलेक्टिवली या फिर सरकारी तौर पे बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इन बातों को समझना भी है और इनको इंप्लीमेंट भी करना है। डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजय, असल में जिस तरह की हीट वेव, जिस तरह की गर्मी है, हम सब परेशान हैं, लेकिन सर कौन सा आयु वर्ग है, कौन सा वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, जो सबसे ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहा है? क्योंकि जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, बच्चों को संभालना और बुजुर्गों को संभालना इस मौसम में बहुत बड़ा टास्क है। आपके पास जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो क्या बताते हैं सर? देखिए, सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं, एक तो बच्चे हैं, जैसे आपने बताया कि वृद्ध जो हैं और प्रेग्नेंट फीमेल हैं। अच्छा। इन लोगों पे ज़्यादा असर करता है, या फिर जो लोग हैं जो बाहर काम करने के लिए मजबूर हैं, जो लेबर क्लास है, या फिर जो लोग वेंडर्स हैं जो बाहर, या फिर जो होमलेस हैं, जो जिनका घर नहीं है, वो बेचारे वहाँ बाहर ही पड़े रहते हैं, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। इसी तरह के ब्रॉड डेड केसेस जो आ रहे हैं वो इन्हीं लोगों की तादाद, अननोन पेशेंट जो हैं जो पुलिस लेके आती है, इस तरह के केसेस इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ब्रॉड डेड के केसेस।
तो इस तरह से उनमें पता लगाना कि ये हीट वेव के वजह से हुआ है या और कोई वजह से हुआ है, ये बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। जैसे अभी बताया उपाध्याय जी ने कि ये उसमें कई बार लिखा नहीं जाता है कि कॉज ऑफ डेथ एज अ हीट वेव, तो वो रजिस्टर नहीं होता हीट वेव। लेकिन अभी 21 के बाद जो अभी हमने देखा है, खास करके जो 1-2 दिन में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में एकदम से पूरा मॉर्चरी भर जाना और इमरजेंसी पूरा भर जाना, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा गया। खास करके सर ऐसा हर साल होता है? नहीं, ये इस बार ज़्यादा हुआ है, ये हर साल नहीं होता है। जैसे कि अभी पहले भी बताया कि 2015 में भी एक बार ऐसा हुआ था कि 2000 से ज़्यादा मौतें हुई थी उस समय, और इस बार भी ऐसे ही आंकड़े अभी जब पूरे आंकड़े आएंगे हमारे पास तब पता चलेगा कि कितने टोटल डेथ्स हुए हैं। लेकिन मैंने बताया कि दिल्ली में खास करके 117 डेथ्स तो अभी तक रिपोर्टेड हैं, जिसमें 821 टोटल जो सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक के केसेस आए हैं, और मोर देन 41,000 तो ऑल ओवर इंडिया के केसेस हैं। तो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, अभी हम जब कलेक्शन पूरा डेटा वो आएगा हमारे पास, तो हम आपको न्यूज़पेपर में भी आएगा जी। तो वो गर्मी बहुत ही से अगर भयावह किसी होगा। की तबीयत खराब हो रही है तो कौन से प्रायर सिम्टम्स हैं, कौन से प्राथमिक लक्षण हैं जो उसे महसूस हो रहे होंगे? माना मेरी तबीयत खराब होने लगे तो मैं कैसे समझूं कि मुझे हीट वेव से हो रहा है, गर्मी से हो रहा है, या किसी और वजह से हो रहा है? वो सिम्टम्स कौन से सर? इसमें देखिए बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बड़े ही नॉन स्पेसिफिक हैं। आपको जैसे हेडेक हो गया, अब हेडेक तो किसी चीज़ से भी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग है, उल्टी होना, दस्त लगना, ये पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, या फिर थोड़ा सा चक्कर आना, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो हीट वेव के वजह से हो सकता है। फिर आपको प्यास ज़्यादा लगने लग जाए, पसीने बहुत आने लग जाएं, थर्स्ट, और फिर साथ में थोड़ा सा चक्कर आना या इधर उधर घफलियत वाली स्थिति में जाना, अनाप शनाप बकने लग जाना, या फिर आपको ऐसा होने लग जाए कि एकदम से चक्कर खा के गिर गए आप, या फिर मूर्छित हो गए, या फिर आप को दौरे पड़ने लग जाए। ये सारे जो हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। नाक में से खून भी निकलने लगता है कई बार सर? जी, अगर नाक में से खून आ रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई से भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव ड्राइनेस, या जैसे कि हीट से जो एयर अंदर जाती है उससे भी एक्सेसिव ड्राइनेस की वजह से भी, और भी कई कारण होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए सर कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम सबको समझा सकते हैं लेकिन बच्चों को नहीं समझा सकते। उन्होंने गार्डन में भी जाना है, उन्होंने प्लेग्राउंड में भी जाना है, उन्होंने स्कूल भी खुल जाएंगे, अब स्कूल भी जाना है, मतलब उनको घर में कैद कर पाना सर मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको कैसे बचाएं अगर वो जा ही रहे हैं? जी, सबसे बड़ी इसमें जो मेरे को लगता है वो ये है कि 12 से लेकर 3 बजे तक का जो समय है, जो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट होता है, उस समय हम बच्चों को बाहर ना भेजें, उनको डायरेक्ट सनलाइट में खेलने ना दें और उनको शेड में रखें। ये हमारा सबसे बड़ा वो रहेगा। स्कूल ज़्यादातर मॉर्निंग में होते हैं, और अभी मेरे ख्याल से और भी जल्दी करने से, और थोड़ा 1 बजे 2 बजे छुट्टी हो जाता है, उसके बाद से हम लोग ख्याल रखें कि बच्चे जब छाँव हो जाए, शाम हो जाए, तभी हम उनको खेलने के लिए बाहर भेजें। और प्रॉपर हाइड्रेशन उनका बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो सॉल्ट और वाटर इनटेक है उन बच्चों में ये करते रहें। और स्पेशली जो स्कूल में भी जो टीचर्स हैं वो भी ख्याल रखें कि भाई जैसे असेंबली होती है तो वो ओपन ग्राउंड में ना हो, डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा ना खड़े होके। तो इस तरह से चीज़ें प्रिकॉशंस लिए जाते हैं स्कूल लेवल पे भी। और कम्युनिटी में हम अपने एज अ पेरेंट हम लोग ये ख्याल रखें कि हम लोग सॉल्ट का, बच्चे का वाटर और सॉल्ट दोनों का इंटेक पर्याप्त होना चाहिए। बच्चे का ये भी पूछना चाहिए कि यूरिन कितनी बार जा रहा है। अगर यूरिन का कलर से भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको ज़्यादा इंटेक की ज़रूरत है। और पानी का इंटेक बढ़ेगा कैसे सर? क्योंकि बच्चे पानी तो पी नहीं सर, अगर बोले पानी पियेंगे तो पानी तो पियेंगे नहीं। जी, तो उसमें एक नियमित तौर से बच्चों को बोला जाएगा कि आप इस समय 1 घंटे पे 2 घंटे पे आप नियमित, या जैसे ही पेशाब करके आता है तो आपको पानी पीना है। इस तरह से आप जैसे कि टीचर्स भी इस तरह से कर सकते हैं स्कूल लेवल पे, या फिर आप घर पे नियमित तौर से एक शेड्यूल बना करके कि आपको पीना ही पीना है। तो इस तरह से आप बच्चों को, ठीक है। तो कुछ कोशिशें हैं जिससे बचा जा सकता है। डॉक्टर अनिता वशिष्ठ मेरे साथ हैं। डॉक्टर अनिता, असल में एक आंकड़ा मेरे पास है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का है, जो बताता है कि गर्मी के मौसम में जो गरीब किसान है उसकी आमदनी में 2.4% तक का नुकसान दर्ज किया जा रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए नुकसान को गरीब किसान झेलेगा कैसे और किस तरह की कोशिशें वो कर सकता है कि इस नुकसान से वो बच जाए?
जी, जैसे कि इसमें आपने बताया कि गर्मी के मौसम में नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे अभी डॉक्टर संजय जी भी बता रहे थे कि जो हम लोग हैं, हम लोगों को भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, समय समय पर पानी पीना होता है, तो ऐसे ही हमको जो है अपनी फसलों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है उससे वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है पौधों से। अगर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है तो पौधों में नमी कम हो जाता है। तो हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका टपक विधि या छिड़काव विधि से उनको उसमें सिंचाई करनी चाहिए। तो इससे अगर टपक विधि से सिंचाई करते तो इसमें तो एक तो पानी भी कम मात्रा में लगता है और पौधों को जो कम पानी समय समय पर मिलता रहता है। पानी तो मिल ही नहीं रहा है, पानी की तो किल्लत हो गई है। अब पानी भी नहीं है, पौधों को बचाना भी है, खेती भी बचानी है। बीज की राह कोई है कि मैम, बीज का सोल्यूशन कुछ है? देखो, इसमें तो एक आप जैसे नेट से आप पौधों को ढक सकते हैं। दूसरा, जैसे आप पलवार विधि भी कर सकते हैं, मल्चिंग हम जिसे कहते हैं। तो मल्चिंग से जैसे आपके पुराने अवशेष हैं, आपके पौधों के अवशेष है, उससे भी आप फसलों को ढक सकते हैं। और जैसे जिस डायरेक्शन से आपकी हवा आ रही है, हीट वेव आ रही है, उस डायरेक्शन में आप बड़े पौधे अगर आपका लगे हैं, जैसे मक्का की फसल है, उसके साथ में आपकी छोटी फसलें लगी हुई हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं या पत्तेदार सब्जियां लगी हैं, इस तरफ से आप फसलों को थोड़ा सा उसको बचा सकते हैं। इसमें एक और उपाय है, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की भी आपकी कमी है, तो जिस दिशा से आपकी जो है हीट वेव आ रही है, उस दिशा में आप स्प्रिंकलर लगा दीजिए और उससे थोड़ा सा जो जैसे स्प्रिंकलर आप खोल दीजिए, तो जब हवा आपकी जो है उस डायरेक्शन से आपके खेत में आएगी तो वो थोड़ा ठंडी होके आएगी, उसका तापमान कम होगा, तो आपकी फसलों को कम नुकसान देगी। इसके अलावा जैसे आप और भी विधि कर सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप की जैसे किस्में हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, जो थोड़ा सा जो है हीट को सहन कर सकती है, उस टाइप की भी किस्में का चयन कर सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े जो उपाय हैं, तो इस तरह की प्रतिकूल स्थितियां, इस तरह की अपोजिट सिचुएशंस जब आती हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? किसान ट्रेंड है या किसान को अभी प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है इस तरह की विधियों को अपनाने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए? देखो, इसके लिए तो किसान को थोड़ा ट्रेनिंग लेने की जरूरत जरूर है और उनमें जो है अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख ही रहे कि मौसम में काफी विविधता आ रही है। मैं ये कह रही कि आज तापमान 6-7 डिग्री ज्यादा है, ये जरूरी नहीं कि कल भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। तो मौसम की जानकारी उनको जरूर लेनी चाहिए, विशेषकर अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, क्योंकि खेती और मौसम का आपस में ये कहते हैं कि चोर दामन का होता है। मौसम के साथ अपडेट रहने डीडी किसान देख लें, डीडी किसान देखना चाहे। और जैसे कि अभी आने वाले दिनों में, ये तो आपका जो पिछला समय है वो तो चला आगे, आने वाले दिनों में अभी जैसे कि एक अच्छी खबर अभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताई कि आगे जो है मानसून की वर्षा सामान्य रहेगी। मैम, वो अच्छी खबर तो है, लेकिन फिर कहीं बाढ़ ना आ जाए, किसान भाई को परेशानी रहता है। इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि मौसमीय वर्षा जो है, जो आपकी होती है जून से लेकर सितंबर तक, ये तो इन्होंने बताया कि सामान्य रहेगी, लेकिन उसका वितरण कैसा होगा? और जैसे कि पिछले कई वर्षों से हम देख ही रहे हैं कि वर्षा की जो तीव्रता है उसमें काफी वृद्धि हो रही है। जो बारिश आपकी 6-7 दिन में होने वाली है, वो बारिश 1 या 2 दिन में ही हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि बारिश ना होकर बाल्टी से कोई पानी डाल रहा है। हाँ। ऐसा भी हम लोगों ने देखा है अभी पिछले 1-2 सालों में। जब हम छोटे छोटे थे तो हमने देखा था कि बरसात का मौसम था, बारिश रुकती नहीं थी, कम बारिश हो ही रही है, पूरे दिन हो रही है, इवन मतलब हफ्तों तक बारिश होती रहती थी। लेकिन अभी का जो समय आ रहा है, आप देख रहे बारिश तो आपका मौसम विभाग को सही बता देता है कि सामान्य हो गई है, लेकिन वो बारिश एक दिन में हो रही है या उसका वितरण कैसा? चलिए, हमारे पास कुछ मेमोरीज तो हैं जो हम शेयर कर पाएंगे। हमारे बच्चे तो कहेंगे कि एक बारिश ऐसी हुआ करती थी, ये बारिश है, बारिश के चित्र देख लें या यूट्यूब में देख लें, क्योंकि बारिश मौसम सब हमसे छूटता जा रहा है। आप रहिए मैम मेरे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। इस बदलते हुए मौसम में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन हमारा और आपका साथ नहीं बदलेगा, गारंटी है। ब्रेक के उस पार यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है सच के साथ, और सच के साथ में आज बात हो रही है गर्मी की, और गर्मी के हर एंगल को छूने की कोशिश आज हम इस चर्चा में कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर पटनायक हैं जो बता रहे हैं आपको कि मौसम किस तरीके से बदल सकता है और कितनी राहत मिलेगी। डॉक्टर पटनायक, असल में दिल्ली और एनसीआर की गर्मी से बचने के लिए हम छुट्टियों में पहाड़ों का रुख कर लिया करते थे, लेकिन इस बार तो पहाड़ भी जानलेवा हुए हैं सर। नैनीताल जैसे शहर में, पौड़ी गढ़वाल जैसे शहर में, और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में सर लू चल रही है। पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने का ये मिजाज जो हम इस बार देख पा रहे हैं, ये पैटर्न आने वाले समय के लिए कोई खास संकेत देता है सर? देखिए, पहाड़ जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखेंगे तो प्लेन एरिया में, जैसे कि आप पहाड़ और प्लेन का डिफरेंस करेंगे तो पहाड़ी एरिया में उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्लेन एरिया में जितना है उससे ज़्यादा पहाड़ी एरिया में टेम्परेचर का राइज का ज़्यादा प्रभाव। इसी के कारण जिस टाइम हम अभी जैसा कि 10 साल में प्लेन एरिया में तो बहुत जगह में हाई टेम्परेचर हुआ, लेकिन पहाड़ी एरिया में भी लोग गए लेकिन उनको इतना राहत नहीं मिला क्योंकि वहाँ भी टेम्परेचर हाई है। 40 डिग्री वहाँ के अगर मिलेगा तो उन्होंने जाने का क्या फ़ायदा। तो वही, लेकिन हमारा जो वहाँ क्या हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है। ये पहाड़ी एरिया में अभी हम देखें उत्तराखंड, हिमाचल में कितना एरिया में हाई टेम्परेचर के कारण फॉरेस्ट फायर है, उसके कारण में गर्मी बढ़ा है, वो सब चीज़ का भी इफेक्ट है। लेकिन खाली क्लाइमेट चेंज में खाली हम जो प्लेन एरिया, प्राइवेट पहाड़ी एरिया दोनों में रहेगा। लेकिन मैं एक बात सर अभी यहाँ बताना चाहता हूँ जो कि कोई नहीं किया है, जो हम तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। अगले साल हो सकता है इससे इतना टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, वो तैयार रहना पड़ेगा। एक चीज़ है जो हीट एक्शन प्लान, हम जो अर्ली वार्निंग डिपार्टमेंट है हमारा, मौसम विभाग, बाकी एनडीएमए, इनके साथ मिलके 2015 में इतना कैजुअलिटी हो जाने के बाद, 2000 से ज़्यादा लोग की डेथ होने के बाद 2016 में हीट एक्शन प्लान एक इंट्रोड्यूस हुआ। हीट एक्शन प्लान मतलब प्री सीजन पे बने जो हीट वेव से पहले, सीजन से पहले सारे जो स्टेट गवर्नमेंट जो हीट अफेक्टेड स्टेट है उन्होंने एक हीट एक्शन प्लान किया, जिसके कारण उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव मिला है। गुजरात में पहला स्टार्ट हुआ, बाकी स्टेट में भी अभी लागू है। उसके कारण कैजुअलिटी जो है, लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू हीट वेव काफ़ी परिमाण में कम हो गया है। हो सकता है 2015 के बाद 2000 अभी जो चल रहा है 24 जो है उसमें ज़्यादा हुआ है कम होगा हम देखेंगे। लेकिन हीट एक्शन प्लान में हमको मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज, बिकॉज हमने उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैनेज करने के लिए ये प्री सीजन प्रिपेयर्डनेस, सीजन से पहले हीट एक्शन प्लान, जिसमें कि सारे फैसिलिटी होना चाहिए, डॉक्टर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले होना चाहिए, हेल्थ वर्कर होना चाहिए, देन डिजास्टर मैनेजर होना चाहिए, देन ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए। ये सब की हीट एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसके कि हमने मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर तो बढ़ता जाएगा, उसको ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए। तो हीट एक्शन प्लान आज के समय में किस तरह एग्जिस्ट करता है सर, कितना प्रासंगिक है? हीट एक्शन प्लान सारे बहुत स्टेट में ऑलरेडी लागू हुआ है। क्या किया उसने, मुझे बताइए ना, क्या किया, क्या फायदा हुआ उसका? देखिए, हीट एक्शन प्लान में फायदा ये है कि जब हम एंटिसिपेट करते हैं कि 5-7 दिन आगे टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो पूरा कंसर्न स्टेट को सारे जगह में चला जाता है। तो वो जो 7 दिन के लिए उन्हें पूरा तैयारी करते हैं, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। आजकल क्या हो जाता है, इतना सारे कैजुअलिटी, जो डॉक्टर लोग अवेलेबल नहीं होने के कारण मान लीजिए बहुत सारे इन्फ्लक्स हो जाएगा, तो उनको राइटली, बिकॉज हीट ऐसा है कि राइट टाइम में आपको इंटरफेरेंस चाहिए मेडिकल, अगर वो नहीं मिल पाया तो उसका डेथ। सर, इस प्लान ने कहाँ काम किया, मुझे बताइए ना, मुझे फिगर्स बताइए, मुझे जगह के नाम बताइए जहां हीट एक्शन प्लान ने इस बार काम किया है। इस बार तो हम बाद में, सीजन के बाद एक्चुअली स्टडी करेंगे कि कौन सा स्टेट में इसमें इफेक्टिवली हुआ। लेकिन आज के डेट में काफ़ी स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र हो गया, ये सारे स्टेट में हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी लागू है। दिल्ली में नहीं है? दिल्ली में भी हीट एक्शन प्लान, राजधानी में नहीं है मतलब? हरियाणा में तो है, लेकिन दिल्ली, सर मैं तो दिल्ली राजधानी, सर किसी भी देश की जो तस्वीर है वो राजधानी तय करती है सर, दिल्ली में नहीं है? नहीं, दिल्ली, हाँ दिल्ली स्पेसिफिकली, दिल्ली के लिए हीट एक्शन प्लान है कि नहीं वो तो देखना पड़ेगा। सर आपको हरियाणा की जानकारी है, तमिलनाडु, आंध्रा, कई स्टेट आपने मुझे गिना दिए, लेकिन सर दिल्ली, तो ये एक्चुअली जो हीट इफेक्टेड स्टेट ज़्यादा कर, सर दिल्ली हीट इफेक्टेड नहीं है? ये दिल्ली देखिए, दिल्ली हिट में ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत दिन के बाद हो सकता है दिल्ली में कैजुअलिटी ज़्यादा हो। लेकिन अदरवाइज पहले जो 2015 ये सब, 1998, 2003 ये सब जो अगर देखेंगे,
कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा जो होता है ईस्टर्न बेल्ट में दिल्ली था। प्रायोरिटी पे नहीं है मतलब? नहीं, दिल्ली में कैजुअलिटी है, लेकिन इतना शायद ज़्यादा पहले से नहीं है। हमारे पास स्टैटिस्टिक दिल्ली में हीट वेव रिलेटेड डेथ, डॉक्टर साहब बता पाएंगे। नहीं, आप बताइए ना सर, नहीं, मौसम विभाग से नहीं, आपने हीट एक्शन प्लान दिल्ली में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? अगर ऐसा कोई प्लान है? हीट एक्शन प्लान क्या होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट तरफ से एंड हमारा डिपार्टमेंट एनडीएम सब मिल के करते हैं। तो दिल्ली की जानकारी आपको नहीं है? दिल्ली की जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो गया मुझे लग रहा है। डॉक्टर संजय भी मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले झा साहब के पास चलूंगा। झा साहब, पर्यावरण को लेकर जितनी बातें अभी समझ में आ रही हैं, इसके आगे की राह आपको क्या दिखाई देती है सर? कौन से वो एफर्ट्स कर लें, कौन सी वो कोशिशें कर लें जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, शिविरों, संगोष्ठियों से अलग हों, जो वाकई जमीन पे, धरातल पे कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड हों? ऐसे प्रयास क्या किए जाएं सर? जो आपने अभी पटनायक सर से पूछा, मैं 2 लाइन में कहूंगा कि एक कहावत है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। क्या बात है? तो आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि हीट एक्शन प्लान में सिर्फ प्लान होगा या एक्शन भी होगा। दिल्ली में तो है भी नहीं कह रहे हैं सर। है, हर जगह है, लेकिन वो असल में देश का हीट एक्शन प्लान नहीं बन सकता। अगर आप हीट एक्शन प्लान देखें, अच्छे से देखें, तो पिछले 10 वर्षों से जो हीट एक्शन प्लान की कवायद की जा रही है वो कट कॉपी पेस्ट है। जो हीट एक्शन प्लान देहरादून का बनेगा वो चेन्नई का नहीं बन सकता, जो चेन्नई का बनेगा वो पौंडीचेरी का नहीं बन सकता, जो पौंडीचेरी का बनेगा वो मदुरई का नहीं बन सकता। तो आपको एक जो है, सबसे पहले जो गलती जो हमारे साथ हो रही है वो है कि एक प्लान नहीं बनेगा, उसको लोकलाइज्ड हीट एक्शन प्लान बनाना बहुत आवश्यक है, उसको क्रियान्वित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हीट एक्शन प्लान था तो विडंबना ये है कि अगर दिल्ली में तो एक क्लाइमेट एक्शन प्लान और वही हीट एक्शन प्लान दिल्ली में भी है, हर जगह क्योंकि एक खाना पूर्ति है जिसके तहत वो बना तो देते हैं। अगर वो होता तो हमें पता क्यों नहीं चला पहले कि हमारी पानी की किल्लत होने वाली है। Exactly. दिल्ली में नहीं बल्कि नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में लगभग 75% पानी रिजर्वॉयर्स जो है वो खाली है। बिजली खपत के सारे रिकॉर्ड दिल्ली में टूट गए। 8,500 से भी ज्यादा मेगावाट की खपत का रिकॉर्ड टूट गया। अगर ये प्लान होता तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया? यू आर राइट ऑन योर पॉइंट सर। और सारे अस्पतालों को क्यों नहीं बताया गया? हीट एक्शन प्लान तो क्या फिर फाइलों में रख लिया आपने नोटिस बना करके? क्योंकि अगर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे किसान के ऊपर, तो आपने किसानों को क्या हिदायत दी, आपने अस्पतालों को क्या हिदायत दी? सबसे दो वर्ग जो है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है आपको। एक है बच्चा, क्योंकि स्कूल जाता है वो, और दूसरा है जो डेली वेज वर्कर्स हैं। इन दोनों पे हीट वेव का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा, दुर्भाग्यवश जो है, जब हीट वेव अपने चरम पे था शुरुआती दिनों में, दिल्ली या फिर पूरे भारत में स्कूल जो था वो चल रहा था। स्कूल को लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद बंद किया गया। उसी तरह वर्कर्स जो हैं, बहुत बार हमारे सरकारी तंत्र कहते हैं किसानों को, हमारे वर्कर्स को, कि अगर बहुत गर्मी हो गई है, आज 5 डिग्री ज्यादा है, तो वर्क फ्रॉम होम कर लीजिएगा, आज कोशिश कीजिए घर से नहीं निकलिए। अब किसान जो है वो भिंडी का बीज जो है अपने घर पे बैठ करके अपने खेत में कैसे लगाएगा? एक दूध वाला जो है अपने भैंस का दूध कैसे निकालेगा अपने घर पे बैठ करके? एक रिक्शा वाला जो है अपने बेड पे बैठ करके कैसे रिक्शा चलाएगा? तो उसका क्या उपाय है? तो हीट वेव जो मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूं कि हीट वेव सिर्फ एक एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं है। हीट वेव एक इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ साथ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक हेल्थ क्राइसिस है, जिसके लिए गवर्नेंस, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि आज हमारा मौसम विभाग कहता है कि कल बारिश होने वाले है जी, फिर वो 1 हफ्ते तक बारिश होता नहीं है, फिर इस बार एकाएक बारिश हो जाती है। तो अभी हमारे सारे तंत्र जो हैं उनको थोड़ा सा क्लाइमेट में अडेप्ट सबसे पहले करना पड़ेगा। क्लैरिटी कम से कम होनी चाहिए सर। समय कम है, थोड़ा आगे बढ़ना है मुझे। डॉक्टर संजय मेरे साथ। डॉक्टर संजय, कम समय में ज्यादा बातें समझा दीजिए और ये बता दीजिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खुद को फिट रखना है और गर्मी से कैसे बचना है सर, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट बहुत वैल्यूबल है आज। देखिए, जो अभी डिस्कशन चल रहा था हीट एक्शन प्लान, ये दिल्ली में है और ये दिल्ली से ही, जो सेंट्रल दिल्ली है, सर मौसम विभाग के सर तो मना कर रहे नहीं है। नहीं, यहाँ से ही रेगुलेट होता है पूरा। तो ये सारे तो बता दिया गया था आपको उसके बारे में, हॉस्पिटल्स को? हाँ, सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हम लोग रखते हैं। जैसे आपको डीप फ्रीजर होना चाहिए, कितना फायदा हुआ होना सर? चाहिए। सर कितना फायदा हुआ उसको, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, उसको मैनेजमेंट में फायदा होता है। जब पेशेंट आते हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या इक्विपमेंट आपको रखना है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया था पहले। हमने उसी के हिसाब से हीट स्ट्रोक यूनिट बना दिया था। हर हॉस्पिटल में आपको हीट स्ट्रोक, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको हीट स्ट्रोक यूनिट बनाना ही बनाना था। अगला स्टेटमेंट सर, कैसे फिट रखें, क्या खाएं? प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
जैसे मैंने बताया कि पानी की साथ साथ में सॉल्ट की मात्रा पूरी होनी चाहिए। ये बार बार लेना चाहिए। यूरिन का कलर देखते रहें, कितनी बार आप यूरिन जा रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप थर्स्ट के हिसाब से, अगर आपको थर्स्ट लग रहा है उससे थर्स्ट से पहले ही आप पानी पिए, या आप नियमित तौर से आप पानी पीते रहें। जो दूसरी बात है कुछ खास सर, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी ये सेम ही जाता है कि आप तरल पदार्थ चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे शिकंजी हो गया, आम पन्ना हो गया, या फिर ORS है, या आप नींबू पानी जो होता है हमारे पास ये, और बेवरेजेस जो एरिएटेड बेवरेजेस होते हैं वो कम लें, जैसे कि टी, कॉफ़ी और अल्कोहल भी जो लोग ज़्यादा लेते हैं वो भी काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें। आप जब बाहर निकलें तो कॉटन के कपड़े और लाइट कलर्ड कपड़े पहन के निकलें। सिंथेटिक और सिल्क वाले कपड़े, पॉलिएस्टर कपड़े ना पहने। हैट या कोई गमछा सर पे होना चाहिए। तो जब भी घर से निकले तो प्रिकॉशंस के साथ निकले और पानी की बोतल साथ में जरूर ले लें। सर रहेगा मेरे साथ। डॉक्टर अनंता, आखिर में आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये बताइए, चाहे गर्मी हो, चाहे भीषण बरसात हो, बाढ़ की स्थिति हो, इतनी सारी प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म, किसी तरह का कोई हम डेवलप कर पाए सिस्टम, जब किसान अपने को सेफ समझ पाए? क्या वो सिस्टम डेवलप करने की जरूरत आपको लगता है कि बहुत जल्द है? जी, जैसे कि इसके लिए जैसे आपका मैंने कहा कि वैरायटी का भी आपको चयन करना चाहे कि आप किस जोन में रहते हैं। कई बार होता है कि आप फ्लड जोन एरिया में हैं, तो वहाँ पे उस टाइप की आप वैरायटी लगाएं। जैसे आने वाले सीजन में ये आपकी धान की फसल लगेगी, या आपकी मक्का की फसल लगेगी, या अन्य सब्जी वर्गीय फसलें या दलहनी फसलें रखेंगे। तो सबसे पहले होता है आपका क्षेत्र विशेष कौन सा है आपका, वहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट रहने वाला, ज़्यादा बारिश रहेगी या सूखा की स्थितियाँ ज़्यादा बनेगी। तो किस्मों का चयन करना चाहे। एक बार आपने किस्मों का चयन कर लिया तो उसके बाद जो आपका जैसे कि मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है, 3 से 5 दिन का मौसम कैसा रहेगा, तो उसकी जानकारी आपकी जरूर रखनी चाहिए। और आप कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए, उनसे समय समय पर जानकारियां रहें, क्योंकि आपका जो फसलों में जैसे आपका जो मौसम के साथ से जो है आपके फसलों में जो कीड़े और बीमारियां आती है, ये भी आपकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो ये हमारे जैसे कृषि अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने कई मॉडल डेवलप किए हैं, फोर माइनिंग मॉडल हैं, जो कि आपके मौसम के तत्व होते हैं, जैसे तापमान है, आर्द्रता है, और आपकी कौन सी फसल है, वो कौन सी किस्म है, किस अवस्था में है, इसमें जो है आपका कौन सा कीड़ा बीमारी आने वाली है। तो बालकनी में रखे हुए गमले सूख गए, कैसे रिवाइव हो पाएंगे मैम? जल्दी से बता दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। जी, अगर आपके बिल्कुल ही सूख गए तो उसमें तो आपको फिर से नई पौध लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका जो है पहले उसमें आप प्रिपेयर्डनेस या पहले से उसमें प्रबंधन कर सकते थे, तो उसको आप जरूर बचा सकते थे। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझ के, जिनको जान के आप इस गर्मी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर स्थिति कोई भी हो, मौसम कोई भी हो, हालात कोई भी हो, 2 दिन तो फिक्स हैं मेरे और आपके। इन दिनों को और बढ़ा भी सकते हैं। तो 2 दिन हम और आप मंगलवार और गुरुवार को सच की पाठशाला लगाते हैं और बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। लेकिन इस गर्मी के मौसम में अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है, धूप से बचना है, और जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें और घर में रहिए। डीडी किसान देखिए मंगलवार और गुरुवार को खासकर शाम 6 बजे सच के साथ रहिएगा हमारे साथ। देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।